वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। आज का हमारा चर्चा का विषय है शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का बहुत महत्व है। वर्तमान समय के हम युग की अगर बात करें तो एक नई देन प्रोजेक्ट विधि के रूप में शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित हुई है। इसकी हम विधि की खोज की अगर बात करें तो खोजकर्ता जॉन डेवी महोदय को माना जाता है, लेकिन इसको आप विधिवत रूप से प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह प्रोफेसर विलियम एच किलपैट्रिक को माना जाता है। हम परिभाषाओं के रूप में अगर देखें तो डब्ल्यू एच किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि प्रोजेक्ट विधि एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में पूरी लगन के साथ में किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की विधि प्रोजेक्ट विधि है जिसको हम हमारे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहीं पर पूरी लगन के साथ में इस कार्य को हम करें। जे स्टीवेंसन महोदय कहते हैं कि योजना एक समस्या आधारित कार्य होता है और उसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। इसी तरीके से बेलार्ड महोदय कहते हैं कि योजना वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसमें विद्यालय में संपादित किया जाता है। यानी हम उपयुक्त जो भी हमने परिभाषा पढ़ी उसको अगर हम देखें तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि विश्लेषण करने के बाद में जब हमारे सामने जो सार रूप उभर करके आता है वो ये है कि विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक कार्य पर और वास्तविक क्रिया पर यह विधि ज़्यादा बल देती है। करके सीखना सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। तो मुख्य रूप से सार रूप में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई ना कोई उस प्रोजेक्ट के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरा, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा, प्रोजेक्ट शिक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और अंतिम है, प्रोजेक्ट में सक्रियता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं प्रायोजना के प्रकार की। प्रकार से जाने से पहले सार रूप में हमने देखा तो प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों के लिए वास्तविक कार्य का या वास्तविक क्रिया पर अधिक बल देती है और यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है केवल मार्गदर्शक रूप में होती है या सहायक का स्थान यहाँ पर रखती है। इस विधि में पाठ्यक्रम है, सामग्री है, शिक्षण विधि है, इन सभी का विचार बच्चे के दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। इसलिए यह विधि तर्क पर अधिक केंद्रित होती है। अब हम बात करते हैं प्रायोजना के प्रकार की। प्रायोजना विधि चार प्रकार की हम यहाँ बातचीत करते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं रचनात्मक प्रकार के बारे में। यानी इस विधि के अंतर्गत जो कार्य हमें दिया जाएगा वह रचनात्मक होगा। यह एक्टिविटी बेस्ड हमारा होगा। क्रिएटिव वर्क की हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पृथ्वी की गति पढ़ानी है, तो उस पृथ्वी की गति को पढ़ाने में हम मॉडल पृथ्वी का अगर बनाते हैं तो वह हमारे लिए रचनात्मक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है। दूसरा हमने बात की कलात्मक प्रोजेक्ट। इसी उदाहरण को हम लेते हैं या फिर अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें भारत के सभी राज्यों का अध्ययन करना है, तो राज्य का नक्शा हमें राजस्थान का बनाना है, वहाँ पर हमें आर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। राजस्थान के नक्शे में भिन्न भिन्न जिलों को हमें दर्शाना है, तो सभी जिलों को हम कलात्मक दृष्टि से
वहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। तीसरा है समस्या प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से हमारी एक छोटी समस्या होती है और उस समस्या का समाधान इस प्रोजेक्ट के कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी समस्या हो सकती है कि अहमदाबाद में हम हैं, वहाँ सूती वस्त्र ही क्यों उत्पन्न इंडस्ट्री की जाती है। राजस्थान के पश्चिमी बेल्ट की बात करें तो वहीं पर लू की अधिक समस्या क्यों है, पानी की कमी अत्यधिक मात्रा में क्यों है, समस्या है, भौगोलिक समस्या है। तो इसका समाधान हम इस समस्यात्मक प्रोजेक्ट के माध्यम से करते हैं। और लास्ट है अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी आर्ट है, जो हमारी समस्या है, उसका यहाँ पर बार बार अभ्यास किया जाता है। बच्चे को शिक्षक के द्वारा अभ्यास करवाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर मानचित्र बनाने का अभ्यास करवा सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से। अगर भूगोल विषय में इस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बच्चे को मानचित्र बनाने का, ग्लोब बनाने का यह अभ्यास हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के चरण या प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत। तो पहला हम प्रोजेक्ट विधि के चरण की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट है परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए पहला चरण उचित वातावरण का प्रबंध करना होगा, क्योंकि जब बच्चे प्रभावशाली कार्यवाही के लिए स्वयं को प्रेषित कर सकेंगे तो शिक्षक यहाँ पर विचार विमर्श के द्वारा, चित्रों के द्वारा, मॉडल के द्वारा या फिर बातचीत के द्वारा विद्यार्थियों की रुचि को जानना यहाँ पर आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें भाखड़ा बांध के बारे में पढ़ना है, हमें अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ना है या किसी विशेष उद्योग के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसका मॉडल जब बच्चे को बनाना है तो विद्यार्थियों को संबंधित उस क्षेत्र पर हमें भ्रमण करवाना होगा ताकि विद्यार्थी उस प्रोजेक्ट का उचित रंग से चुनाव कर सके। दूसरा है स्टेप इसका प्रोजेक्ट का चुनाव, यानी स्थिति का प्रबंध करने के बाद में अगली हमारी अवस्था है वो अच्छी योजना का चुनाव करना होती है। और केवल ऐसी योजना का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या की पूर्ति हो सके और उन सबके हित में हो। और विद्यार्थी अनुभव करे कि ये योजना उसकी अपनी ही है। इसके संबंध में किलपट्रिक महोदय कहते हैं कि अधिकांशतः स्कूल कार्य में शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि उद्देश्य कौन निर्धारित करता है। तो वास्तव में यह सबसे बड़ा कार्य है, यानी योजना का चुनाव विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार और इस पर होने वाले खर्च के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप है योजना का कार्यक्रम या नियोजन, प्लानिंग। किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम उसकी प्री प्लान पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि योजना के चुनाव के बाद में अगली अवस्था योजना पूर्ति के लिए कार्यक्रम तैयार करना होता है। और यह सारा कार्य विद्यार्थी द्वारा शिक्षकों के निर्देशन में वाद विवाद के बाद में तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को वाद विवाद में भाग लेना, सुझाव देना, प्रोत्साहित करना, यह कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। और कार्य आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी योजना निर्देश पुस्तिका में अंकित करें, लिख लें, ताकि उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है और कौन सा विद्यार्थी किस कार्य में वह सहयोग करेगा। तो ये पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कार्यान्विति, यानी जो योजना हमें बना ली है
उस योजना को भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उनको हमने कार्य दे दिया है, और उस कार्य को किस प्रकार से वे करेंगे ये हमें पूर्व में बच्चों को बताना है, ताकि उस कार्य को हम क्रियात्मक दृष्टि से आगे तक ले जा सकें। नेक्स्ट, मूल्यांकन। ये कार्य का मूल्यांकन करना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने किए गए जो कार्य हैं उसके बारे में यह पता होना चाहिए कि वह जो कार्य है वो किस प्रकार का रहा। अच्छा है तो बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे, उत्साहित करेंगे। यह है मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन भी हो सकता है कि मान लीजिए बच्चों ने खुद का अपना कार्य किया और उसका उन्होंने स्वयं मूल्यांकन किया कि हाँ, यह जो कार्य मेरे द्वारा किया गया है क्या वह सही है या इसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि शिक्षक के द्वारा भी यहाँ एवोल्यूशन बच्चे का किया जा सकता है, जो कमी रह गई हो वो शिक्षक के द्वारा बच्चे को बताई जा सकती है। नेक्स्ट है अभिलेखन करना या रिकॉर्ड करना। यानी प्रोजेक्ट विधि एक क्रियाशील विधि है और इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान विद्यार्थी भूलता नहीं है, लेकिन इस संबंधी जो आई हमारी समस्याएं हैं या हमारे द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं या रद्द किए गए सुझाव हैं, भिन्न भिन्न तरह के स्रोतों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है या प्रोजेक्ट संबंधी जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई जो टिप्पणी थी, सुझाव थे, उनको हम लिख करके फ्यूचर के लिए रख सकें, इसलिए उनका रिकॉर्ड करना भी अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं योजना विधि के सिद्धांत की। चूँकि प्रोजेक्ट विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इसके लिए यह भी निर्भर है कि यह सिद्धांतों पर आधारित होगी। तो सबसे पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी जिस प्रोजेक्ट का हमें चुनाव किया जाना है उसमें शारीरिक और दिमागी क्रियाएं होनी चाहिए। यह है इसका मुख्य सिद्धांत। दूसरा, वास्तविकता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, यानी मानव जीवन स्वयं में ही एक अपनी महान योजना है। यदि शिक्षा का अर्थ हम जीवन की तैयारी से लेते हैं तो हमें स्कूल में वास्तविक जीवन की स्थितियाँ उत्पन्न करनी होंगी, कि प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जो अपनी शक्तियों का प्रयोग वे वास्तविक जीवन की स्थितियों से कर सकें। और यही कारण है कि इसी क्रियाओं में बच्चे सहज रूप से रुचि भी लेते हैं, यानी सीधी सीधी वो जीवन से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। प्रोजेक्ट विधि में संबंधित जो विभिन्न क्रियाओं में हिस्सा लेने वाला है विद्यार्थी, वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र होकर के जब विद्यार्थी कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसकी सफलता के आसार ज़्यादा होते हैं। अगला है उद्देश्यता का सिद्धांत, यानी जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है उसके पीछे कोई ना कोई किसी प्रकार का उद्देश्य निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य अगर कोई कार्य किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है तो उसकी सफलता नहीं हो पाती। इसलिए उद्देश्यपूर्ण प्रोजेक्ट हमें प्रदान करना चाहिए। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी क्रियाओं का जो द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिकता का सिद्धांत, यानी इसके द्वारा बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट जब कार्य किया जाता है तो बच्चे उससे अनुभव प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने से बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है। प्रत्यक्ष अनुभवों से बच्चे सीखते हैं। सहयोग की भावना का विकास होता है, परोपकार की भावना का विकास होता है, टीम लर्निंग का यहाँ पर डेवलप होती है, टीम टीचिंग की वे बात करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश जाता है, इसलिए सामाजिक गुणों का यहाँ पर विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोजना विधि के गुण के बारे में। सबसे पहला गुण तो यह है कि स्थायी विधि की ज्ञान प्राप्ति है, यानी प्रोजेक्ट विधि हमें स्थायी ज्ञान प्राप्त करवाती है। इसके द्वारा प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वो स्थायी रहता है। दूसरा, सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक जब स्वयं से कोई कार्य करके सीखता है तो वह उस कार्य में ज़्यादा रुचि दिखाएगा, और अगर इंटरेस्ट बालक
उस कार्य को करता है तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल होता है। नेक्स्ट, इस विधि के माध्यम से प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। जैसे हमने अभी पूर्व में बातचीत की कि सहयोग की भावना का विकास होता है, परोपकार की भावना का विकास होता है, टीम टीचिंग की, टीम लर्निंग की बात हमने की है। तो ये सभी प्रजातांत्रिक जो गुण हैं उनका विकास होता है। दूसरा है कि यह विधि बाल केंद्रित है, बच्चों पर केंद्रित है। सारा कार्य बच्चों को करना होता है, यहाँ टीचर सिर्फ एक गाइड के रूप में रहता है, इसलिए विधि क्या है, बाल केंद्रित है। नेक्स्ट, रोचक होने के साथ साथ में यह विधि बालक प्रोजेक्ट के प्रति स्वयं आकर्षित होता है और उसको पूर्ण भी करता है, रोचकता इसमें होती है। अगला है विधि तर्क और विचार वाद विवाद करने का अवसर प्रदान करती है, ताकि बच्चे प्रोजेक्ट का जब चुनाव करते हैं या नियोजन करते हैं तो उस समय वे आपस में बातचीत करते हैं, क्या समस्या हमारे सम्मुख है, उसका क्या सुझाव होना चाहिए, इस सब पर डिस्कस किया जाता है। तो यह विधि तर्क का, विचार करने का, वाद विवाद करने का अवसर बालक को प्रदान करती है। नेक्स्ट, इससे सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। अगला है विधि में छात्रों के योग्यता अनुसार प्रगति होती है। जिस लेवल का विद्यार्थी है उसको जिस लेवल का काम दिया गया उस लेवल के हिसाब से उसमें अपनी अपनी योग्यता डेवलप होती है और निखार बालक में आता जाता है। अगला है आत्म अनुशासन, यह विद्यार्थी स्वयं अनुशासित करती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी स्वयं अनुशासित होता है, सेल्फ डिसिप्लिन की यह विधि बात करती है। यानी जब प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा तो वहाँ टीचर सिर्फ गाइड की भूमिका में रहता है, बच्चे को स्वयं से करना होता है, तो वहाँ पर उसमें अपने आप से अनुशासन की भावना का विकास होता है। और लास्ट है समायोजन का प्रशिक्षण, यह विधि प्रदान करती है, क्योंकि एडजस्ट करना बच्चे को यहाँ पर इस विधि के द्वारा सिखाया जाता है। अपने आप विद्यार्थियों में समायोजन का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि रट्टेबाजी को हतोत्साहित करती है, अर्थात इस विधि के माध्यम से यह संरचनात्मक विधि है तो इसमें रट्टेबाजी की कोई संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि खुद व्यक्ति यहाँ पर स्वयं से कर रहा है तो इसका मतलब क्रिएटिव है, इसलिए रट्टेबाजी की कोई संभावना यहाँ पर नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के दोष के बारे में। सबसे पहला दोष तो ये कि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में विषय सामग्री के तर्कपूर्ण व्यवस्था बिगड़ जाती है। विषयों के कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जो हमारे उसके अधीन नहीं आते हैं, तो इस विधि में खासतौर पर ही प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी यह विधि सिद्ध होती है। दूसरा, इस विधि के द्वारा विषय का ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पाता, सिस्टमेटिक नहीं हो पाता, क्योंकि समय सारणी अगर चक्र का पालन किया जाए तो उसमें संभव नहीं होगा, क्योंकि इस समय की जो सीमा है इसमें समस्या उसकी सफलता में बाधक होती है, समय अधिक लगता है। यानी जब प्रोजेक्ट का चुनाव किया गया है तो उस समय उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं वो लंबा समय भी ले सकती हैं, इसलिए अधिक समय के कारण इसका दोष समय अधिक लगना है। नेक्स्ट इसका दोष है कि शिक्षण यहाँ पर स्थान गौण रूप में होता है, क्योंकि विद्यार्थी को टीचर सिर्फ गाइड के रूप में यहाँ गाइड करता है, तो बच्चा स्वयं अनुशासित होकर के यहाँ पर कार्य करता है, तो वहाँ पर प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक का ध्यान नहीं जा पाता, इसलिए यहाँ पर शिक्षण का स्थान मुख्यतः गौण रूप में होता है। नेक्स्ट, छात्रों को नियमित रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट दिया गया तो उसमें कितना समय लगेगा यह हमें पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं वो एवरेज विद्यार्थियों की तुलना में उस कार्य को फटाफट कर लेंगे, तो जो बच्चे शेष रह गया उनका या फिर अन्य विषय जो हमारे हैं उस एक प्रोजेक्ट को करने में ही हमारा ध्यान रहेगा, बाकी अन्य विषयों को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर नियमित रूप से हमारी एजुकेशन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट, खर्चीली है, एक्सपेंसिव है।
इस विधि के द्वारा पूर्ण सफलता प्राप्ति के लिए काफ़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है और संभव है कि स्थानीय सामग्री स्तर पर उपलब्ध हो या नहीं भी हो। तो ये केवल धन की आवश्यकता होती है, योग्य समय भी इसके लिए होना चाहिए, इसलिए कारण से ये विधि क्या है, खर्चीली है। और अंतिम है संतुलित शिक्षा का नहीं मिल पाना, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी विद्यालय में होते हैं, क्लास में होते हैं, अधिक सूझवान और विकसित होने के कारण कमज़ोर विद्यार्थी उनको पीछे छोड़ देते हैं, और तो कमज़ोर विद्यार्थी उनकी बराबरी नहीं कर पाने के कारण एक दूसरे की तरफ ताकते रहते हैं, और सभी विद्यार्थियों में यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे लगातार उत्साह और गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। इस कारण यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है और संतुलित रूप में इसका कार्य पूर्ण रूपेण नहीं चल पाता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक अद्यतन जो जानकारी है, नवीन शिक्षा से संबंधित वीडियोज़ हैं, वो आप तक तुरंत पहुंच सके। अगेन थैंक यू सो मच।